बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल अंबिया खातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़रिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। मैं बड़े फ़ख्र और ख़ुशी के साथ इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि आज देर के बाद हमारे स्टूडियो में जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम सैयद मुबश्शिर बुखारी साहब मौजूद हैं। देश के नामवर और देश से प्यारा किसी चीज़ को न समझने वाले और सहाफ़ती अक़दार का अलम बुलंद रखने वाले, अपने असूल अपने ज़मीर पर सौदा ना करने वाले और हक बात का इजहार हर जगह पे करने वाले जनाब सैयद मुबश्शिर बुखारी साहब, सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सो बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए हमारे चैनल पर। सरकार, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मबैन मुमकिना जंग, ये मौजू है, इसकी जज़ियात होंगी जो मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इस मुमकिना जंग के खुलासे पर नज़र डाल दीजिए कि ये मुमकिना जंग की नौबत क्यों आई। सबसे पहले तो इसकी जो टेंशन है जिसके तनाजुर में मुमकिन जंग फोर्सी कर रहे हैं आप सरदार साहब, उस पर ज़रा गौर करते हैं। पहलगाम में एक हमला हुआ जिसमें 26 मासूम लोगों की जानें गई। 26 के बाद वो 28 हो गए, कुछ ज़ख्मी जो हैं वो। और पहलगाम एक सियाहती मुकाम है, वहाँ पे हर साल यात्रा के लिए तकरीबन 2 लाख बंदे जाते हैं। ज़रा पहलगाम की सिचुएशन देखिए। पहलगाम श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है। अगर आप LOC से उसका फासला काउंट करेंगे तो LOC से अगर आप जाते हैं पहाड़ों में जंगलात में से गुज़र के तो वो 270 किलोमीटर बनता है, और अगर आप सड़क के ज़रिए जाते हैं तो वो 400 किलोमीटर बनता है। अब इंडियन क्लेम ये है कि पाकिस्तानी साइड से जो हैं वो लोगों ने पेनिट्रेट किया और दरअंदाजी की। 4 लोग थे और 4 लोगों ने वहाँ पे लोगों को मज़हब की शनाख्त करके जो है वो मारा। तो ये बात जो इंडिया कहता है, ये सबसे पहले तो अपनी नाकामी का एतराफ़ करता है। जो फासला आपको बताया, यानी अगर वो जंगलात से गए हैं तो जंगलात में बग़ैर घोड़ों के यानी खच्चरों के वो पॉसिबल नहीं है। बाय रोड अगर गए हैं तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिक्योरिटी क्यों ना, 7 लाख की फौज है वहाँ पे तैनात, आर्मी, रेगुलर आर्मी, 2 लाख पैरामिलिट्री ट्रूप उस रीजन में, और 90,000 के करीब जो है वो दूसरी सपोर्टिव एजेंसीज जो हैं उधर मौजूद हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मौजूद हैं। उसके बाद पूरे इलाके को सैटेलाइट, CCTV, इंफ्रारेड कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा है। और अगर आप रेशो निकालें, 70 लाख कश्मीरी उधर हैं, तो ये अगर आप डिवाइड करें तो हर 7 कश्मीरियों पे एक फौजी। तो उसमें ये कहना कि 4 लोग 400 किलोमीटर का सफ़र करके आए और उन्होंने वहाँ पे लोगों को मारा और फिर उसके बाद बड़े आराम से फ़रार भी हो गए, इससे बड़ी फिर दुनिया का, उसे कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है कश्मीर का खित्ता, यानी हर 7 कश्मीरियों पे एक फौजी है। और वहाँ से इस तरह चले जाना तो ये बड़ी मानी खेज बात है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका उसके बाद जो इंडिया के अपने अंदर से आवाज़ें उठी, ये बात ठीक है कि BJP और वहाँ का जो मीडिया है उन्होंने एक जंगी समा पैदा किया, और अब वो मोदी जो है अपने कहे में फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास रास्ता कोई नहीं कि अब वो जो कहा है उसको किसी ना किसी लेवल पे सेटल करे। एक तो इसका पहलू ये हो गया कि इंडिया के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। अब इसको देखते हैं इंडिया ने डिप्लोमेटिकली क्या किया, क्योंकि इंडिया के पास 2 ऑप्शंस थे, एक काइनेटिक, एक नॉन काइनेटिक एक्शन। काइनेटिक एक्शन जिसमें आर्मी का इस्तेमाल हो, नॉन काइनेटिक एक्शन जिसमें दूसरे मेजर्स, जिसमें डिप्लोमेसी भी आ जाती है।
काइनेटिक एक्शन में जो है वो कुछ कर तो नहीं पाया, सिवाय इसके कि 1-2 दिन कुछ राउंड फायर की LOC के पार, फिर एक तैयारे उड़े अम्बाला से, और फिर उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो हमारे रेडार्स ने जैम किया, वो अम्बाला से उड़ते हुए श्रीनगर जो है उन्हें लैंड करना पड़ा। वो एक तो इससे ज़्यादा वो काइनेटिकली कुछ नहीं कर पाए। नॉन काइनेटिक एक्शन में उन्होंने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में तमाम लोग वापस भेज दिए जो पाकिस्तानी उधर इलाज की घर से गए थे, बल्कि ऐसे लोग भी भेजे जिनकी शादियां उधर हुई हैं, ख़वातीन की 40-40 साल से उधर रह रही हैं, उनको भी वापस भेज दिया। इंटरनेशनल लेवल पे जो तवक्को की जा रही थी कि जनाब वो कुछ करेंगे, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद की बात कही, एक डेक्लेरेशन आया, लेकिन उसमें इंडिया की नाकामी ये थी कि जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करवाना चाह रहे थे वो डेक्लेरेशन में नहीं हुए। पाकिस्तान ने सफारती महाज पे, पहले पाकिस्तान के सफारती महाज की बात करते हैं, पाकिस्तान ने सफारती महाज पे बड़ा शानदार एक्टिवली प्रोएक्टिवली काम किया, और नतीजा आप देखें कि इंडिया के साथ एक तो वो ताकतें खुल के जो माजी में साथ देती थी, जैसे रशिया, जैसे अमेरिका, क्या हुआ? कोई खुल के बात नहीं हुई। जो एक का डील की बात इंडिया ढंडोरा पीट रहा है, वो पुरानी बात है, वो होनी थी। वो दौरे पे आए हुए थे उनके VP जब ये हुआ है, वो डील तो ऑलरेडी डिस्कस हो रही थी, वो तो इससे इस सूरत हाल से पहले की बात है। पाकिस्तान, उसके अलावा आप देखें तो कहीं भी कोई ऐसी खास सूरत हाल नजर नहीं आती। पाकिस्तान का मामला, मेरे सरदार यहाँ पर एक बात सामने हमारे आती है कि प्यूटन का, ये कल का ऐलान है, प्यूटन का ताज़ा तरीन ऐलान है। एक तो जैसे हेड ऑफ द स्टेट ने बयान दे दिया था, जैसे आमतौर पर तल्लुकात की बिना पर देते, कल उसने कहा है कि हिंदुस्तान जो कदम उठा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों के खात्मे के लिए, हम मुकम्मल तौर पर उसके साथ हैं। ये प्यूटन का बयान है। जी जी, इस पे जरा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए उसने कहा है, तो वो तो हम भी कहते हैं, दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान खुद कहता है। प्यूटन के मुल्क में बैठे हुए हमारा जो डिप्लोमेट हैं जमाली साहब, पूरा नाम उनका मेरे ज़हन से निकल गया, उन्होंने वहाँ बैठ के बयान दिया मॉस्को में। उससे पहले अगरचे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, ख्वाजा आसिफ, प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये बयान दे चुके थे कि अगर इंडिया ने जंग मुसल्लत की तो हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे जंग लड़ने के लिए। जिसका मतलब है कि इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आर्मी चीफ साहब इंडिया को ये बता रहे हैं कि हमें जो हमारी लास्ट ऑप्शन है, जिसे आप न्यूक्लियर स्ट्राइक कहते हैं, वो भी कर लेंगे हम। लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। जमाली साहब ने जो मॉस्को में बैठ के इंटरनेशनल मीडिया को बयान दिया कि, और उनके बयान का भी लुबे लुबाब यही था कि हम वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू डिफेंड आवर कंट्री, वो बुनियादी तौर पे मॉस्को में बैठ के ये बयान देना पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी था। एक तो इंटरनेशनल फोकस उस पर बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरी बात यह कि वहाँ बैठ के मॉस्को को भी बयान दिया कि जो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। और मॉस्को चूंकि पुराना एलाई है इंडिया का, आज भी इंडियन फौज का जो डिफेंस सिस्टम है वो मॉस्को पे डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ ये बयान देना एक मैसेज कन्वे करना था। अब जरा कंपैरिजन कर लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक सवाल रह जाता है। यूक्रेन को जो असला हमने फरोख्त किया है, हमने मिसाइल छोटे रेंज के यूक्रेन को बनाकर दिए हैं, क्या प्यूटन को इस बात का गुस्सा तो नहीं है जो सामने अजहार? देखिए सरदार साहब, मेरी आदत ये है कि मैं जब तक किसी चीज़ को वेरीफाई ना कर लूँ तब तक मैं उसके बारे में बात नहीं करता। यूक्रेन को मिसाइल देना, इसके मामले में हमारी तरफ से डिनाइल आ चुका हुआ है। मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं कि हमने मिसाइल दिए हैं। ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, कौम पर वाजे किया आपने। ये इल्ज़ाम है, इसके बारे में मैं क्यों गुफ्तगू करूँ? इल्ज़ाम पे के ऊपर मैं क्यों एक पोजीशन हो गई? चूंकि हम पे इल्ज़ाम लगा तो हाँ ये ठीक हो सकता है, और ना ही प्यूटन की ये कहने की वजह बन सकती है, ना ही प्यूटन पुराना लाइन है। लेकिन जरा प्यूटन के बयान को हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं तनाजुर में कि माजी में रशिया की तरफ से क्या बयान आते रहे हैं।
अगर आप माजी के बयानात उठा के देखें तो वाज़ेह बयानात हुआ करते थे कि हम भारत के खिलाफ जंग को अपनी जंग समझेंगे, और फिर वो सपोर्ट दुगनी तिगनी हो जाया करती थी। अब भी पाकिस्तान की जो सफारती महाज की बात करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे जो हैं मुस्तकिल मंदूब, उन्होंने बड़ा शानदार वहाँ पे रोल प्ले किया। बंद कमरे का इजलास हुआ, उसकी कार्रवाई जो है अभी बाहर नहीं है, ये आ जाएगी डिटेल्स। ये जो अभी हमने रुख किया उधर का जी, कि जी, हमारी तहकीक कराई जाए। कल जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह यह है कि पाकिस्तान ने रिपीटेडली ऑफर किया है कि इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी करवा लें आप। बेशक इसमें आपने इंडिया को क्लीन बोल्ड कर दी। सही बात। तो मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट, चाहे रशिया क्यों ना हो, एक यूएन का सेक्रेटरी से कहा कि एक जॉइंट मिशन बना दें जो इंक्वायरी करे। कितनी खूबसूरत बात। क्रिमिनल जो है, किसी ने किया हो, कभी इस तरह की ऑफर देता ही नहीं। और फर्क यहाँ पे ये निकलता है कि वो गए सलामती काउंसिल में हम पर इल्जाम देने के लिए कि हमने करवाया है, हमें सरब करने के लिए, और हम गए कि गैर जानबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। यहाँ पर पाकिस्तान अपर हैंड है, और वी आर प्राउड ऑफ दैट। अच्छा, ये यूएन का हो गया। उसके बाद मलेशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफर किया कि जी हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑफर की पाकिस्तान ने कि आप कर लें रोल प्ले इसमें। इसी तरह इरानियंस के साथ जो गुफ्तगू हुई, अब्बास इराक़ची आए पाकिस्तान कल ही, उन्होंने भी यही ऑफ़र किया। साथ में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान की सफारती महाज पे फतह है वो ये है कि चीन ने तो ओपनली कह दिया, आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिले, लेकिन आप ज़रा जेस्चर्स का फ़र्क देखिए। चीन ने लद्दाख में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। अच्छा, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद ये कतई नहीं कि चीन बंदूकें तान लेगा। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब ये है कि अगर इंडिया लद्दाख की जानिब से एयर स्पेस को यूज़ करते हुए कोई शरारत करे तो चाइनीज़ फौजें चूँकि एक्सरसाइज कर रही होंगी तो वो उसको काउंटर करेंगे, लेकिन उनकी एक्सरसाइज की मौजूदगी में तो इंडिया सोच भी नहीं सकता। ये चाइना का जेस्चर है। क्या रशिया की जानिब से ऐसा कोई जेस्चर आया? नहीं है कि हम ये एड में ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन वॉर में ज़रा मुझे इंडिया की सपोर्ट का लेवल मॉस्को को बता दिया जाए जी। वो अपनी जगह पे भी मामला कोई अच्छे नहीं हैं, और वो लेवल नहीं रह गया जो आज से 10 साल पहले सोवियत यानी रशिया और इंडिया के ताल्लुकात का था। सो हमने एक तो सफारती महाज पे बड़ा शानदार और वो काम इस बात पे क्या क्या सदाकत है मेरे सरदार के अमेरिका ने चाइना को इस बात पर जोर देकर कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो तुमने खामोश रहना है। कहां तक ये भी एक बचगाना बात है। इस वक्त तो इंडियन मीडिया शोर कर रहा है। अमेरिका और चाइना तो इस वक्त टैरिफ की वॉर लड़ रहे हैं, और दूसरी बात यह कि चाइना कोई अमेरिका का ज़ेरे कफालत बच्चा तो है नहीं, या चाइना कोई ऐसा मुल्क भी नहीं है जिसको अमेरिकन अम्ब्रेला की ज़रूरत हो कहीं भी। चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर है, बल्कि अब तो वो जो यूनिलैटरल सुपर पावर अमेरिका बना हुआ था, जिसे यूनिपोलर हम कहते थे, यूनिपोलर सॉरी नॉट यूनिलैटरल, वो अब बाई बल्कि ट्राईपोलर सुपर पावर्स हो गए हैं, क्यों रशिया ने दोबारा अपना वेट गेन कर लिया। एक लंबी अरसा नीचे रहने के बाद यूक्रेन वॉर में उसने साबित नहीं किया आपको कि जी हम भी एक सुपर पावर है, जी जी। पूरी दुनिया यूक्रेन के पीछे खड़ी है लेकिन हम लड़ रहे हैं। सो चाइना इस बात का भी, ये भी प्रेपेगंडा है। बुनियादी तौर पे सरदार साहब, हमें प्रेपेगंडा वॉर से दूर रहना चाहिए। जो है जैसे है कि बिना पे हमें हक़ाइक़ की बुनियाद पे तज्जिया करना चाहिए। अच्छा जी, कितनी खूबसूरत बात है। क्या आपका ये पैगाम मजबूत होकर इंडियन जर्नलिस्टों की तरफ, उनके एंकर पर्सन की तरफ और उनके मेज़बानों की तरफ ये जा सकता है? आपका पैगाम मजबूत होकर कि जो यावा गोई दिन रात वो कर रहे हैं, जितनी बढ़ के वो मार रहे हैं, जिस तरह वो गंदी जुबान, मैं तो उसे ये कहूँगा कि बार्गिंग स्टाइल है उनका, ये कोई पैगाम उनको आप तक जा सकता है कि वो एथिक्स में रहें और वो किरदार अदा करें जो तबाही की तरफ ना जाए? मैंने एक इंडियन चैनल पे इस सारी सूरत हाल से पहले ही
एक एंकर उनकी बड़ी मशहूर हैं और उन्हें मैंने ये कहा कि आपको दोबारा सहाफ़ती अखलाकियात पढ़ने की ज़रूरत है, जिस पे वो मज़ीद सीखपा हो गई। ये जब से ये हुआ है तो बहुत सारे इंडियन चैनल्स मुझे रब्ता करते हैं, लेकिन मैं इनकार कर देता हूं। फिर आज पैगाम तो दे दीजिए। तो पैगाम सिंपल सा, हमारी गुफ्तगू ही उनके लिए पैगाम होता है कि गुफ्तगू इस तरह की जाती है। ना मैंने कोई हार्श वर्ड यूज़ किया, ना मैंने कोई क्लिशे इस्तेमाल किया, सीधी सीधी हक़ाइक़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब जो आपका सवाल है कि जंग के मुमकिनात जंग, नहीं, मैं जंग की तरफ बाद में आऊंगा जी। जंग के मुमकिनात की वजूहात आपने मुकम्मल तौर पर बता दी डिटेल के साथ, और मैं इस तरफ आऊंगा कि जंग करने का जो इस वक्त पैरामीटर हिंदुस्तान में तय हो चुका है, मतलब पाकिस्तान के लगता हुआ तमाम के तमाम जो रियासतें हैं बॉर्डर के साथ लगती हुई, उनको उन्होंने कह दिया है कि वहाँ पर सिविल डिफेंस की मशक़ें शुरू कर दी जाएं, बाकायदा सारे बजाएं, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। और दूसरी दफ़ा तीनों अफवाज के सरबराह मोदी को जाके मिले हैं बारी बारी, पहले इकट्ठे गए थे, अब बारी बारी जाके उन्होंने जाके क्लीन चिट दे दी बकौल उस मीडिया के जो कुछ हम सुन रहे हैं। ये आप बेहतर समझते होंगे, हम तो खौफजदा हो जाते हैं ये सुनकर कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं पहले हमला कर देता। ख्वाहिश ये है हमारी कि अगर उन्होंने हमला करना है तो हम पहले हमला कर दें। फिर उन्होंने मेरे सरदार अगली बात ये भी की है, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि मोदी ने इजाज़त दी है फौजियों को कि हमारे ये जो स्ट्रेटजिक अड्डे हैं ना हमारे, जहाँ पे हमारा असला है, जहाँ बकौल उनके कि फौज की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए, बकौल उनके अल्फाज में मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो इस हद तक पहुँच चुके हैं? देखिए, मैं बड़ा हलीमुत्तबा आदमी हूँ, लेकिन कभी मुझे किसी शख्स पे माजी की बात है कि याद आता था जो मुझसे ताकतवर शख्स होता था, तो मैं भी बैठे हुए बड़ा सोचता मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। प्लान तो और ख्वाहिशात, इस पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते, सोचने दीजिए उन्हें। अभी ये जो अम्बाला से इनके 4 राफेल तैयारों ने उड़ान भरी, मुझे लगता है वो अभी सब एक जोम में उड़े थे कि चेक करते हैं कि आगे क्या है। तो आगे तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि राफेल के अपने जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उसको भी जैम कर देगा, ठीक है। और वो जैम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे तैयारे, यानी उनके आपस में, चूँकि एक फॉर्मेशन में वो उड़ रहे थे, तो उनके आपस में जो है वो क्लैश का, आपस में टकरा जाने का खतरा भी पैदा हुआ। तो सोचने दीजिए। आपकी स्ट्रेटेजिक वार की पहली कामयाबी ये जो मौजूदा है जी, बिल्कुल, कि उनको आपस में ही जैम कर दिया गया, उनको जैम कर दिया, उनकी कम्युनिकेशन ही कोई नहीं थी। तो नतीजा ये निकला, कहाँ अम्बाला, कहाँ श्रीनगर, वो श्रीनगर जाके फिर उन्हें लैंड करना पड़ा, हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। सो उनके जनरल्स, इस तरह के पेपर्स दुनिया की तमाम आर्मीज़ बनाती हैं कि हम अगर हमला करेंगे तो उनके दुश्मन के ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद हो नहीं पाता। सो उनको जो कहने दीजिए, कहने दीजिए। हम अपनी बात करते हैं कि मुझे लगता है कि अब चूंकि मोदी ने एक नैरेटिव दिया, 10 मिनट बाद ये FIR हुई, इंडस वाटर ट्रीटी एक बहाना था, कश्मीरियों के खिलाफ एक्शन एक बहाना था, 1500 से 2000 कश्मीरी उन्होंने पहले तो बेतहाशा कश्मीरी थे, कस्टडी में ले लिए, तो वो भी हो गया। पाकिस्तान को मिलाइन करने की तवक्को थी, वो नहीं कर पाया इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें नाकामी हो गई। फिर एक और जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ एविडेंस कलेक्ट भी किए हैं और जिस पे मुझे यकीन है कि हाँ वो भी एक मामला हो सकता है, वो है कि आप जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट ज़रा कम हो रही थी, तो पाकिस्तानी आर्मी और इंटेलिजेंस फोर्सेस को एंगेज करके उधर उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसमें हमने तकरीबन 72 लोग मार दिए इसी दौरान ही। अच्छा, इसी दौरान ही जो वहाँ पे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे। सो ये हम तो अपनी, और हमने अपनी जो अस्करी तैयारियां हैं वो भी पूरी की हुई हैं। आसिम मुनीर साहब ने विज़िट भी किया, फिर LOC पे भी लेके गए हैं सहाफ़ियों को, मेरे कुछ दोस्त गए, वहाँ पे भी तैयारियां मुकम्मल हैं। असल में जो मुझे लगता है सरदार साहब, जिसे आप मुमकिन जंग कह रहे हैं, वो मोदी अपने कहे में फंस गया। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये बहुत अच्छा जुमला है। अब उसके ये बहुत अच्छा जुमला है मेरे सरदार, और बहुत कुछ वाजे करता है ये जुमला
कि कह कर फंस गया है कि मैं अब क्या करूं। हाँ, अब उसने कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन नवंबर में है। हाँ जी। उसके बाद 2026 के शुरू में ही, पहले हाफ में ही तकरीबन 6 रियासती या 4 हैं, 4 रियासती इंतखाबात हैं जहाँ पे मोदी की पोजीशन ठीक नहीं है। फिर अगर एक बात और भी मेरे सरदार, मैं इसमें थोड़ा इजाफा करता जाऊं कि उसने जो राहुल का मुतालबा था कि हम ये जो इंतखाबात कराते हैं ये जाति उनकी ज़ातों की बुनियाद पर कराए जाते हैं, लिहाजा इनको इकट्ठे इंतखाबात ना करवाए जाएं, हर ज़ात के अलग अलग जो है ना वो वोट डालें, कास्ट करें, अपने अपने नुमाइंदे छोटी ज़ात के अलग चुन के लाएं, आला ज़ात के बंदे अलग चुन के। मोदी ने उसे तस्लीम कर लिया है। मोदी ने तस्लीम करके राहुल को दावत दे दी है कि आओ मेरे पास आके बैठो, इस पे बात करते हैं। मोदी ने अब कह दिया है कि ठीक है, वो जो RSS का था रौला वो मैं ख़त्म करता हूं और आप इंतखाबात ज़ातों की बुनियाद पर करा लो। इस बारे में आप इसके लिए तो सरदार साहब, इंडिया में एक सेकुलर आइन है और इंडिया का आइन जो है ज़ात पात और अकायद इवन उस पर भी यकीन नहीं रखता। वो तो तमाम को बराबरी के हकूक देता है। ये जो राहुल गांधी ने ज़ात पात की अगर बात कही है, जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ी, ये फिर आइन से क्लैश करती है। इसके लिए आपको इंडियन आइन को तब्दील करना पड़ेगा, जिसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है। चूँकि अभी तक कोई ऐसी अमेंडमेंट आई नहीं, इसलिए इस पर बात करना ही फजूल है। बात दोबारा हम आते हैं कि ऑप्शन क्या है इंडिया के पास, ठीक है, और पाकिस्तान के पास। इंडिया के पास अब काइनेटिक ऑप्शंस जो हैं ना, वो 2 या 3 रह जाते हैं। नंबर 1, LOC या वर्किंग बाउंड्री पे 2-4 हज़ार राउंड चलाए पाकिस्तान, जवाबी तौर पे 2-4 हज़ार राउंड चलाएगा, बात ख़त्म। उस राउंड के नतीजे में इंडिया उधर, चूँकि प्रोपेगेंडा का दौर है, कुछ भी ना हुआ हो, वो क्लेम करेगा जी हमने इतने बंदे मार दिए और अपनी आवाम को पैसिफाई करने की कोशिश कर, मोदी अपने कहे से बाहर आने की कोशिश करेगा। ये है पहली ऑप्शन काइनेटिक की सूरत में। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वो रॉकेट्स का इस्तेमाल कर लेंगे। अब जम्मू कश्मीर के इलाके में रॉकेट्स चला दिए और क्लेम ये किया कि हमने वहाँ पे लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया, ला ला ला, और वहाँ पे फिर वो मोदी एक सक्सेस क्लेम करे, पाकिस्तान जवाबी तौर पे रॉकेट दागे। पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड पाकिस्तान उसी लेवल पे करेगा जिस लेवल पे इंडिया आएगा, करेगा रिस्पॉन्ड ही करेगा रिस्पॉन्ड, ऑफेंसिव नहीं करेगा। ऑफेंसिव कब करेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी सूरत ये हो गई। अब देखें, उसने रॉकेट मारे, आपने उसके इलाके में रॉकेट मारे तो ऑफेंसिव तो हो गया ना। ऑफेंसिव में वो तो एक मतलब अगले का बदला है ना। आप क्या चाहते हैं कि ਅਸੀਂ पहले ही पै जाइए? मैं चाहना, मैं ही नहीं चाहता, मेरी पूरी कौम चाहती पी है जनाब सैयद कि पहले वार करिए। साडी कौम नहीं चाह रही सरदार साहब, हमने तो कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। मुजरिम आप खुद हैं। वो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है हमारी, लेकिन यकीन कीजिए मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ वही वो सारे के सारे सैयद साहब लोग ये कहते हैं कि यार की वेखते पे आसी नहीं हुण तक तो सानू चाहिए सेना दिमाग सीधा कर छड़ते असी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਤੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। मैं जरा ज़्यादा तत्ता नहीं, मैं लॉन्ग टेम्पर्ड आदमी हाँ। दूजा मैं उस सिलसिले नाल ताल्लुक रखना जिथे सामने मैदान ही दुश्मन नूं कहा जाता सी पहले तलवार तू चला पक्की जंग विच। सो मैं उस नज़रिए दा कायल हां। इस वजह नाल मैं माफ़ी चाहना कि तुहाडे जज्बात तो थोड़े मुख्तलिफ जज्बात। ठीक है जनाब। दूसरी ऑप्शन हो गई रॉकेट। और मैं इस गल तो हट के भी कह दिया कि जड़ा तुहाडा नजरिया है ना, असल यही परवेल करना बेहतर है, क्योंकि ये इंसानियत का पता है, ये मतलब आवाम की बेहतरी है, मुल्क का पता है, यही होना चाहिए। तीसरी ऑप्शन जी है ना वो आ जाती है कि वो कुछ ड्रोन्स मारे, रॉकेट तो हट के एक नवी टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਦਾਰਿਸ ਨੂੰ खुदा ना खास्ता निशाना बनाए जम्मू कश्मीर रीजन ही अगेन, और क्लेम करे कि जी ये दहशतगर्द के ठिकाने सन ਜਿਹੜੇ कि असी डिस्ट्रॉय इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय भी कर सकते, लेकिन वो असी डिस्ट्रॉय कर भी दईए, उन्होंने वो मतलब दोबारा उर्दू में आता हूँ, वो क्लेम करेंगे जी कि जी हमने तबाह कर दी, और उसके जिस तरह उन्होंने माजी में जाली उसके फोटो बना के, इसका इम्कान ज्यादा
ठीक है। मेरे सरदार, ये जो बात आपने जी, फरमाई ना अभी, जी। इसका इम्कान 100% तो लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंडिया जाएगा। इससे ज्यादा जाएगा तो मतलब मिसाइल मारेगा पहला जो होगा। तो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम आपको पता है कैसा है, बहुत मजबूत है। और अभी तो हमने बहुत कल ही मजबूत। फतह का, कल ही फतह का बनाया परसों आपने। हमने हाँ, अब्दाली किया था। हाँ। तो और फतह की तो रेंज भी 120 किलोमीटर 120 रखी है आपने, किलोमीटर है। ताकि इनके करीब करीब पे सारे हाँ, फौजी ठिकाने बर्बाद किए जाएं। बिल्कुल, एग्जैक्टली हाँ जी। एग्जैक्टली। लेकिन मैं फिर भी जो है ना इस बॉर्डर पे फतह के इस्तेमाल के हक में नहीं हूँ। इधर हमारे सिख भाई बैठे हैं जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन रह जाती हैं, और मुझे नहीं लगता कोई फुल फ्लेज वॉर का। और अगर इतने भी रॉकेट शॉकेट भी चल गए, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की फुर्तियां देखिएगा। बड़ा एक और नुक्ता आपको बता दूं, मैं टीवी देख रहा था तो वो मैच लगा हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग का जो अभी भी चल रही है। तो मेरे एक साथी ने पूछा मुझसे, पाक इंडिया जंग होगी? तो मैंने कहा ये मैच देखो यार। कहते ये क्या बात हुई, मैंने आपसे क्या सवाल किए? मैंने कहा आईपीएल चल रहा है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अरबों रुपए की, और उसने अभी 22 मई तक चलना है, गालिबन 22 मई, 18 या 22 मई तक चलना है। मैंने कहा अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स बड़ी तादाद में खेलने आए हुए हैं। ये जंग जो है वो 18-22 मई तक नहीं होगी। और अगर मोदी को ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो 2-4 पटाखे चला के वो झूठी जो है कामयाबियाँ क्लेम करके कौम को पैसिफाई करने की कोशिश करेगा। जैसा कि उसका दरमियान में एक सवाल आपका रह गया था अभी, जो जारहियत जिसे हम कह रहे हैं। अब इंडिया जो है वो पानी वक्ती तौर पे तो रोक सकता है मसला, और हर साल रोकता है, हर साल छोड़ता भी है। मतलब हम जरा थोड़े से उसको फॉलो नहीं करते। जब अब मौसम सरमा में बर्फ जम जाती है, पानी पिघलना बंद हो जाता है, उस वक्त इंडिया पानी रोक लेता है। जो ही मौसम गर्म होता है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होते हैं, पानी आ जाता है, या इन एनी केस बारिश की वजह से, तो पानी छोड़ देता है। अभी भी मोर और लेस यही सूरत हाल हुई। पानी रोका चिनाब का। परसों चिनाब में 5000 क्यूबिक पानी था परसों। हमें भी 5300 क्यूसिक, सॉरी। और हमें भी बड़ा हुआ कि यार ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही। लेकिन कल ही वो 27,000 को क्रॉस कर गया। अच्छा जी, ये उन्होंने आपके प्रेशर के तहत आकर ये खोले हैं या कि अपनी उनकी मजबूरी है? नहीं, उनकी अपनी मजबूरी है। एक डैम है, टब में जितना पानी आएगा वो आप रोकेंगे, बाकी स्पिल ओवर कर जाता है। अच्छा, स्पिल ओवर होने की सूरत में डैम को खतरा भी हो सकता है, इसलिए आपको स्पिलवेज खोलने पड़ते हैं। बस इतनी सी कहानी है। इस पे अब हम या वो जैसे मर्जी नैरेटिव कर लें। पाकिस्तान जंग कब करेगा? जंग पाकिस्तान उस वक्त करेगा जब वो पाकिस्तान के ऊपर पूरा हमला करेंगे, तीनों तरफ से, बर्री, फिजाई और बहरी। बरी मुश्किल, फिजाई नामुमकिन, और बहरी भी नामुमकिन। अगर वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्यों जंग करेगा? हाँ, अगर उन्होंने वहाँ पे मजीद डैम, यानी इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हुए मजीद डैम बनाए या दरियाओं का रुख मोड़ने की कोशिश की, तो रेस्ट एश्योर्ड पाकिस्तान अटैक कर देगा। पाकिस्तान अटैक कर देगा, फिर चाहे मिसाइल चलाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पाकिस्तान वो करेगा। और ये हमारे सीनियर्स कहा करते थे, कश्मीर की जंग, कश्मीर की आज़ादी क्यों चाहते हैं? मसला पानी का है। पानी लाइफ लाइन है, तो फिर पानी लाइफ लाइन है, और जब वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे हम जंग करेंगे। मेरे सरदार, इस मामले पर मैं प्यूटन की एक बात के, एक जुमले की बड़ी दाद दूंगा। जिस वक्त यूक्रेन के साथ जंग चल रही थी तो उधर अमेरिका वगैरह ने सारा थ्रेट करने की यूरोपीय यूनियन ने शुरू किया, तो उसने आगे जवाब दिया। उसने कहा कि मैं एटम चलाऊंगा, एटम बम मारूंगा और तबाह कर दूंगा पूरी दुनिया में। जिस दुनिया में रशिया ने नहीं रहना, हमने उस दुनिया को क्या करना है?
तो जिस दुनिया में पाकिस्तान के वजूद को खतरा है, हमने उस दुनिया को करना क्या है, हमने उस इंडिया को करना क्या है। बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी एक बड़ा सवाल बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है कौम के दरमियान कि इस वक्त पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात और अपनी अगराज को भुलाकर पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं, या कि कोई कसर बाकी है आपकी दानिश में? मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ डिक्शन के साथ बयान करता हूँ। किसी मुल्क की सलामती के लिए और दफा के लिए, किसी मुल्क के दिफा के लिए और सलामती के लिए जितने कंपोनेंट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, उसमें सबसे अहम कंपोनेंट फ़ौज है। लेकिन फ़ौज से बड़ी एक ताकत है जिसका नाम होता है अवाम। दुनिया की कोई भी जंग हो, अवाम की ताकत पीछे से हटा लीजिए, फ़ौज से कहिए लड़े, वो नहीं लड़ सकती। अवाम की ताकत, इसका मतलब है कि जब तक मौजूद ना हो किसी भी आर्मी की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो सकती। और ये वो डिफाइनिंग, यानी इस वाक़े से पहले हमारा मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार था। उसमें पीटीआई ने एक मुसलसल सरदर्द तो की हुई थी, और उनका नैरेटिव बिकता है जो सच में बिकता है। तो अब ये वो मौका, वो सरदर्द पैदा करने वाले जो कुछ लोग हैं, उनको मैं भी बड़ा समझाता रहा हूँ, मैं भी बड़ा सरदार साहब समझाता रहा हूँ, लेकिन मेरे सरदार, मैं भी पीटीआई का एक उसकी जो है अपना बहुत बड़ा सेक्शन उसका, जिसे स्टडी सर्कल कहा जाता है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन आप चेयरमैन हैं भी, तो मैं ये कहूंगा कि सियासी सरदर्द तो बने हुए थे। ये भी आपकी कामयाबी है सरदर्द बनना, ठीक है। इसका मतलब है कि आप बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ये और उसमें फिर आर्मी के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी वो भी आपके सामने है। इस वाक़े ने पूरी कौम की टोन बदल दी है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और अवाम शीरो शक्कर है। एक्सीलेंट। और उसका सबूत सिंपल सा ये है, पीटीआई जो जाती ही नहीं थी, अगर जाती थी शोर मचाने जाती थी नेशनल असम्बली में, जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसको पीटीआई ने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। और इससे पहले इमरान खान का बयान आया था जेल में से, जी, इससे पहले तो ये बड़ा धड़ल्लेदार। अब आप लेफ्ट के बंदों को देख लें, राइट के बंदों को देख लें, सेंटर के बंदों को देख लें, मजहबी जमातों को देख लें। मजहबी जमातें किसी भी फिरके से ताल्लुक रखती हैं, अकलियतों को हम नहीं भूलते। हमारे हिंदू बरादरी जो सिंध में आबाद है, हमारी मसीही बरादरी, यहाँ पे सिख बरादरी जो हैं, वो पूरे जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि इस वक्त कौम पूरी तौर पे मुत्तहिद है। और ये बात आपको इंडिया में नज़र नहीं आती। और पंच लाइन के तौर पे ये मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ इंडियन हुक्मरानों को कि वहाँ पे इस वक्त मेरी गिनती के मुताबिक 28 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। पहले उनका कुछ कर लीजिए, फिर पाकिस्तान की तरफ देखिएगा। 28 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं हिंदुस्तान के लोगों, आपके मुल्क में। पहले आप उनको समेट लें, अपनी मंजी थले डांग फेर लो पहला, बाद गल्लां करिया जे। और यह चढ़ते पंजाब के लोगों को जनाब सैयद मुबशर बुखारी साहब खराज तहसीन पेश कर रहे सन। मैं भी एक जुमले का इजाफा कर देना, चढ़ते पंजाब के शेरों, साढ़े सरदार भराओ, इको धरती इको मिट्टी, मैं तेनू तू मैनू प्यारा, तू मेरे पंजाब का पुत्र, जिਉਂदा रवे तुझी सरदारा। बहुत शुक्रिया जनाब बुखारी साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, बहुत सारी नई बातें आपने हमें बताई। पाकिस्तान पाइंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक कौम जिंदाबाद।